जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 4 जो सूक्त की संदर्भ हिंदी में व्याख्या के अंतर्गत आएगा। सूक्त की संदर्भ हिंदी में व्याख्या के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 होगा। टोटल जो 3 नंबर का पूछा जाएगा अर्थात 1 + 2 = 3। 3 नंबर का यह प्रश्न होगा। ठीक है, अभी इसके मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 कराया एंड 2 कराया जो गद्य के अंतर्गत था। जैसा कि मैं बता दूं खंड क के अंतर्गत कुल आपसे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड क के अंतर्गत आपसे कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, खंड क के अंतर्गत कुल आपके टोटल 7 प्रश्न होंगे। जो गद्य से 2 प्रश्न होगा, पहला एंड दूसरा। पहला प्रश्न जो होगा गद्य खंड का संदर्भ हिंदी में अनुवाद के अंतर्गत होगा। दूसरा प्रश्न जो होगा पाठ सारांश के अंतर्गत होगा। जो गद्य से 2 क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन 7 नंबर का होगा और दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर का। तो 7 4 11 नंबर का क्वेश्चन आपका गद्य से पूछा जाएगा जो मैंने तैयारी करा दिया है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर बोर्ड एग्जाम 2022 लिखा गया होगा। उस प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, वो भी सभी सब्जेक्टों का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की मैंने बात कर दिया जो 11 नंबर का पूछा जाएगा, खंड क के अंतर्गत होगा। अब खंड क के अंतर्गत तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो पद्य के अंतर्गत होगा। ठीक है, पद्य के अंतर्गत मैंने जो तीसरा क्वेश्चन है, मैंने कहने वाला पद्य के अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने करा दिया। तो मैंने 1 2 3 तीसरा जो क्वेश्चन है वो पद्य के अंतर्गत होगा। तो पद्य में क्या बोलेगा, ये भी 7 नंबर का रहेगा। जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी 7 नंबर का रहेगा, लेकिन इसमें बोला रहेगा पद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से बोला रहेगा। अब आप पढ़ रहे हो चौथा नंबर का प्रश्न जो 3 नंबर का पूछा जाएगा पद्य के अंतर्गत। तो किस तरीके से प्रश्न पूछेगा उसको आप देख लीजिए। निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो मैं यहां पे सबसे पहले क्लियर कर दूं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत कुल टोटल आपके 3 सूक्ति दिए रहेंगे, A B C करके या क ख ग करके 3 सूक्ति दिया रहेगा। तीनों में से किसी एक का आपको आंसर देना होगा जो आपको पता होगा। ठीक है, तो वहां से आपका 3 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आप 90% प्लस रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर 90% प्लस दिलाने का गारंटी लिया जा रहा है। जितनी भी तैयारी कराई गई है, जितना भी तैयारी कराया जा रहा है, यदि आप सभी को तैयार कर लेते हो तो इसकी गारंटी है कि आपका यहाँ पे 90% प्लस रिजल्ट बनेगा और 100% क्वेश्चन सभी फंसेंगे। आप प्री बोर्ड एग्जाम दिए होंगे, आपको खुद बिलीव हो गया होगा कि यहाँ पे जो सर ने कराया है फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। देखिए, अगर आपका प्री बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंस रहा है तो आप बिलीव करिए वहां पर बोर्ड एग्जाम में पूरा क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, इतना तैयार करके जाइए जितना मैं तैयारी करा दे रहा हूं। अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया जो समझाना चाहता था। अब सीधा आप सूक्तियों पर आइए। सूक्ति मैं यहाँ पे 5 सूक्ति कराने वाला हूँ। बात यहाँ पे एक जिलों की नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूपी के सभी जिलों की बात है। ठीक है, तो यूपी के सभी जिलों की जब बात यहाँ पे की जा रही है, इसलिए कम से कम मैं यहाँ पे 5 सूक्तियां करा दे रहा हूँ। यदि आप 5 सूक्तियों को तैयार कर लेते हो, 5 सूक्तियों को तैयार कर लेते हो, तो इसकी गारंटी है कि आपका एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएगा और आप यहां से 3 नंबर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों बात यहां पर इन सभी क्वेश्चनों को उतार लेना, रट लेना ही जरूरी नहीं है। जो मैं रूल बताता हूं उसको भी थोड़ा आप फॉलो करते जाइए करिए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए अब हम यहां पर सूक्तियों पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला सूक्ति है जो मैं कराने वाला हूं, भाषांशु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। तो दोस्तों यहां पर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया था इसके पहले, वो श्लोक था। तो श्लोक का जो टूटा हुआ भाग एक लाइन होता है, दोनों लाइनों को ना लेकर, जैसा कि आपको पता है कि एक लाइन इस तरीके से दे दिया गया, इसके नीचे एक लाइन और होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, श्लोक के अंतर्गत आ गया। लेकिन उसी का एक भाग लेकर, एक पैराग्राफ लेकर क्या बना है, आपका सूक्ति बना है। ठीक है, तो आप चाहे श्लोक तैयार करो, सूक्ति तैयार, इन दोनों को तैयार करोगे ना तो क्या होता है, आपस में कॉम्बिनेशन बन जाता है।
सूक्ति तैयार कर लो, श्लोक तैयार कर लो। श्लोक से सूक्ति में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सूक्ति से श्लोक में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेरा फेरा हो सकता है, तो फेर बदल होने का मतलब आप दोनों को अच्छे से तैयार करके रखिएगा। कंफर्म है कि आप यहां से जो टोटली होगा 7 3 10 नंबर का, जो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 कराया गया और 7 नंबर का था, और जो क्वेश्चन नंबर 4 कराया जा रहा है 3 नंबर, अर्थात 7 3 10 नंबर आपको 3 और 4 क्वेश्चन को तैयार करने से मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए इस सूक्ति का हम संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ आप लिखने का आपको यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 + 2 है और टोटली कितना 3 नंबर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। देखिए मैंने बताया कि 1 + 2 = 3, ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे संदर्भ लिखने का सिर्फ आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इसके पहले जब आप क्वेश्चन में लिख दे रहे थे उनका श्लोकों का, जब आप संदर्भ लिख रहे थे और संदर्भ हिंदी में जब अनुवाद कर रहे थे वहां पे आप संदर्भ लिख रहे थे, 2-2 नंबर मिल रहा था। लेकिन यहां पर संदर्भ लिखने का सिर्फ 1 ही नंबर मिलेगा और 2 नंबर आपको व्याख्या करने का मिलेगा, प्रसंग व्याख्या। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, देखिए अब सूक्ति है तो सूक्ति लिखेंगे, श्लोक रहेगा तो श्लोक लिखेंगे, गद्यांश रहेगा तो गद्य रहेगा तो गद्यांश लिखेंगे। इस तरीके से आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा। ठीक है, तो प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड के पद्य प्यूसम के सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। इतना लिखने का आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब बात आती है प्रसंग। प्रसंग का मतलब होता है जो सूक्ति में बोला गया है, किसके बारे में बताया गया है, क्या इसका मुख्य रोल है, उसी को लिख देना हो। ठीक है, जैसे इस सूक्ति में संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है। इस सूक्ति में क्या किया गया है, संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बताया गया है। तो ये आपका हो जाएगा प्रसंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, संदर्भ और प्रसंग का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं व्याख्या को दिखा देता हूं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए व्याख्या बहुत ही जरूरी है। तो व्याख्या कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। व्याख्या में लिखना होगा विश्व की समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा को गिरवाणवाणी, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान, ये सब लिखना जरूरी है। ठीक है, ये सब कुछ मेन मुख्य वर्ड जो होते हैं वो लिखना ही पड़ता है। तो भाषा को गिरवाणवाणी अर्थात देवताओं की भाषा बताया गया है। ठीक है, यहाँ आप गिरवाण लिख दीजिए, फिर उसके बाद ये अर्थात देवताओं की भाषा बताया गया है। इन दोनों में से कोई एक लिखिए, अर्थात जब लग गया तो चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। ठीक है, यह भाषा शब्द रचना की दृष्टि से, दिव्य भाषाओं की दृष्टि से मधुर तथा विश्व की भाषाओं में प्रमुख है। इस भाषा में उत्तम काव्य, सरस नाटक और चंपू पाए जाते हैं। इस भाषा में धर्म, दर्शन, इतिहास, चिकित्सा आदि सभी विषयों पर प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। इतनी संपूर्ण भाषा विश्व में कोई और नहीं है। तो दोस्तों ये इसका व्याख्या हो जाएगा, इस सूक्त की व्याख्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप इसे अपने नोटबुक में लिख रहे हैं और अच्छे से इसे तैयार भी कर लेंगे। ठीक है, और अगर तैयार कर लेते तो 1 + 2 = 3 नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप पूरे गाइड को पढ़ोगे, पूरे बुक को पढ़ोगे और परेशान रहोगे क्या क्या तैयार करूं, क्या क्या ना तैयार करूं। तो कम समय में मैं बता दे रहा हूं क्या क्या आपको तैयार कर लेना है, जो सीधे सटीक आपके एग्जाम में फंसने वाला है वही मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सूक्ति नंबर 2 जो मैं कराने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों सूक्ति नंबर 2, सूक्ति नंबर 2 है दोस्तों, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमाताम। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा सूक्ति। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, कम से कम 1 लाइक तो कर दिया करिए। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ये मुझे मैटर नहीं लगता, आपको देखिए जुड़ना है मेरे चैनल से तभी आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको आवश्यकता लगेगा तभी सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन इतना तो आपका हक बनता है, या आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे वीडियो का क्वालिटी थोड़ा और बढ़ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखना होगा, सूक्ति का किस पाठ से लिया गया उसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, तो प्रस्तुत सूक्ति बस यहीं पे चेंज होगा, गद्य रहेगा तो गद्यांश, श्लोक रहेगा तो श्लोक, पद्य रहेगा तो पद्यांश, सूक्ति रहेगा तो सूक्ति। तो प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड के पद्य प्यूसम के सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। सिर्फ आपको पाठ का नाम याद रहना चाहिए। क्वेश्चन में तो खुद बोला रहेगा कि आपको सूक्ति पूछा गया है कि श्लोक पूछा गया है कि गद्य पूछा गया है कि पद्य से पूछा गया है, वहां पे तो खुद बोला रहेगा। सीधा आप इतना ध्यान दीजिए कि प्रश्न बोला क्या है। प्रश्न बोला है सूक्ति का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो सूक्ति बोल देगा तो प्रस्तुत सूक्ति लिख देना होगा। ठीक है, अब पाठ का नाम याद रखो, बाकी सब में तो आपको यही घुमा फिरा के सभी में लिखना है।
अब लिखिए प्रसंग। प्रसंग में लिखना है प्रस्तुत सूक्ति में सज्जनों के समय व्यतीत करने के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है? प्रस्तुत सूक्ति में सज्जनों के समय व्यतीत करने के विषय में बताया गया है। फटाफट पहले हम व्याख्या देख लेते हैं वीडियो, ताकि ज्यादा लंबा ना हो, आपको परेशानी भी ना हो। तो व्याख्या है, विद्वान और सज्जन अपने समय के शास्त्रों और काव्यों का अध्ययन करने में लगाते हैं। वे यदि अपना मनोरंजन भी करते हैं तो इसी प्रकार के अच्छे कर्मों या कार्यों से करते हैं और सदैव लोकोपकार की बात सोचते हैं, क्योंकि वे समय के महत्व को जानते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका सूक्ति नंबर 2। चलिए सूक्ति नंबर 3 को हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों सूक्ति नंबर 3, ये सूक्ति नंबर 3 दोनों है, ठीक है। चाहे आपसे पूछे समत्वम योग युच्यते या आपसे पूछे सिद्ध्य सिद्ध्यो समोह भूत्वा समत्यो योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। चाहे आपसे ये पूछ ले, चाहे ये आपसे पूछ ले, आपको करना क्या है? आंसर एक ही देना है। व्याख्या, आपको व्याख्या में सिर्फ एक ही चीजें लिखनी है। वो क्या लिखनी है मैं ध्यान दे के बताता हूं आपको। ध्यान दें, दोनों सूक्तियों का मतलब एक ही है। बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने दोनों को करा दिया। आप नहीं तो कंफ्यूजन पड़ जाओगी, यही वर्ड लास्ट में दे देगा और यही वर्ड यही पहले दे लेगा। कहने का मतलब ये वाक्य पहले दे देगा तो आप कंफ्यूजन पड़ जाओगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, इसलिए मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं वीडियो में ही, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो को आप ध्यान से देखा करिए, ठीक है। लिखने का कार्य आप बाद में करेंगे तब भी सही है, लेकिन वीडियो को आप ध्यान से देखा करिए। चलिए संदर्भ को देख लेते हैं। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड पदप्यूषम के गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है। सिर्फ आपको फोकस करना है किस पर? पाठ के नाम पर। पाठ का नाम याद रहेगा तो पूरा संदर्भ अपने से लिख लेंगे, ठीक है। प्रसंग पे ध्यान दीजिए। प्रसंग में क्या लिखना होता है? जो सूक्ति में बोला गया है। तो प्रस्तुत सूक्ति में महत्व योग को स्पष्ट किया गया है। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो जाएगा सूक्ति। अब आप प्रसंग सूक्ति का प्रसंग हो गया। अब आप व्याख्या देख लीजिए, इस सूक्ति का व्याख्या क्या होगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करते समय यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इस कार्य में सफलता मिलेगी या असफलता। सफलता मिलने पर प्रसन्न न होना और असफलता मिलने पर दुखी होना, अर्थात सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग कहलाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को आसक्ति रहित होकर अर्थात सुख और दुख में समभाव रखते हुए कर्म करना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको व्याख्या कर देना होगा अगर 3 नंबर पाना है तो, ठीक है। अगर आपके सामने ऐसा सूक्ति पूछा जाता है तो, ठीक है दोस्तों। कम से कम 4 या 5 प्रकार के पेपर बनते हैं पूरे यूपी जी, ठीक है। पूरे यूपी में 4 से 5 प्रकार के पेपर बनते हैं जो अलग अलग जिलों में डिवाइड किए हैं। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 15 से 16 जिलों के बच्चों का पेपर समान रहने वाला है, ठीक है। 15 से 16 जिलों के पेपर जो होंगे वो समान ही रहेंगे। कुल कह लीजिए कि 4 से 5 प्रकार के पेपर बनते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज रहते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा ही क्वेश्चन चेंज हो। सभी में क्वेश्चन पूरा नहीं चेंज रहते, 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सभी पेपरों में अलग अलग दिए रहते हैं, ठीक है। सभी पेपरों का मतलब कि ये 15 जिलों के जो पेपर होंगे वो लगभग समान ही रहेंगे, ठीक है। 15 जिलों के, अब लगभग समान होने का मतलब पूरा क्वेश्चन 15 जिलों वालों का समान रहेगा, फिर अलग जो 15 जिले वाले हैं उनका पेपर समान रहेगा, फिर अलग जो 15 जिले वाले हैं उनका पेपर समान रहेगा। तो इस तरीके से पेपर बनता है, ठीक है। ये आप कंफ्यूजन मत पड़िए, इसलिए कम से कम यहाँ पर इस तरीके सूक्तियों करा देता हूं ताकि जितने भी प्रकार के पेपर बने सभी प्रकारों के पेपर में आपका क्वेश्चन फंस जाए। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये रहा सूक्ति नंबर 3। चलिए हम सूक्ति नंबर 4 को देख लेते हैं, जो मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। उन सूक्तियों को हम फटाफट देख लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है। अब देखिए दोस्तों सूक्ति नंबर 4। सूक्ति नंबर 4 है वाणिका श्रमलकं रोति पुरुषम या संस्कृत धारते। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका सूक्ति। अब इसका हम देख लेते हैं संदर्भ लिखना है प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड पदप्यूषम के सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत सूक्ति में वाणी को ही वास्तविक आभूषण बताया गया है, ठीक है। अब हम इसका व्याख्या कर लेते हैं, ठीक है। तो व्याख्या में क्या लिखना होगा फटाफट हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं और अपने नोटबुक में आप लिख लीजिए। संसार के प्रत्येक प्राणी सांसारिक प्रवृत्तियों में उलझा रहता है और उन्हीं प्रवृत्तियों में वह सुख का अनुभव करता है, इसलिए वह अपने आप को सजा कर रखना चाहता है और दूसरे के समक्ष स्वयं को आकर्षक सिद्ध करना चाहता
है, अर्थात आत्मा की अपेक्षा वह शरीर को अधिक महत्व देता है। वो विभिन्न आभूषणों को धारण करता है, परंतु ऐसे आभूषण तो समय बीतने के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं। सच्चा आभूषण तो मधुर वाणी है, जो कभी भी नष्ट होती, मधुर वाणी कहाँ गया, हाँ, मधुर वाणी मनुष्य का एक ऐसा गुण है जिसके कारण उसकी शोभा तो बढ़ती ही है, साथ ही वह समाज, आगे देखते रहिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप लेते रहे, ठीक है, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा को भी अर्जित करता है तथा इससे उसके आत्मिक आनंद की भी अनुभूति होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। ये सूक्ति नंबर 4 था। चलिए लास्ट सूक्ति नंबर को देख लेते हैं, जो सूक्ति नंबर 5 है। अब देखिए दोस्तों, सूक्ति नंबर 5, सस्यात्मा विनश्यति न सुखम संस्यात्मनः। तो ये हो गया आपका दोस्तों सूक्ति। संदर्भ में लिखना होगा, प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड पद्यपूषम के गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत सूक्ति में संयम युक्त व्यक्ति की दुर्गति के विषय में बताया गया है। तो ये आपको ध्यान देना है, प्रसंग में क्या लिखना है। अब आप व्याख्या पे थोड़ा फोकस करें, जो बहुत ही जरूरी है। तो व्याख्या आपका हो जाएगा, अज्ञानी, श्रद्धा से रहित और संशय से युक्त मन वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए न तो यह संसार है, न परलोक है और न तो सुख ही है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक में नष्ट होने वाले व्यक्ति के 3 लक्षण बताए गए हैं। प्रथम लक्षण है ज्ञान का न होना, द्वितीय लक्षण है श्रद्धा का न होना और तृतीय लक्षण है संशय से युक्त मन वाला होना। तो ये संशय से युक्त मन वाला होना, ये रहे आपको कुछ इस प्रकार से व्याख्या। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपका यहां से 3 नंबर तैयार हो जाएगा, अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं। देखिए, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सूक्ति को मैंने यहां पे करा दिया है, बाकी आपकी मर्जी, आपको कहां से तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो सिर्फ इन्हीं 5 को तैयार कर लीजिए, बस इन 5 जो मैंने कराए हैं सूक्तियों को तैयार कर लीजिए, कंफर्म है 3 नंबर आपको दे के चले जाएंगे। ज्यादा आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सूक्ति वाला क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से किसी एक का आंसर आपको देना होगा। तो आप क्यों नहीं दे लोगे? अगर 5 को तैयार कर लेते तो आसानी से दे लोगे, 5 तैयार कर लोगे, एक ना एक वहां पे फंस ही जाएगा। ठीक है, बस इतना ही मैं कहना चाहता था इस वीडियो में। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, जो होगा श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना होगा। ठीक है, क्या करना होगा उसमें, किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना होगा। अब मैं वो बताने वाला हूं अगले वीडियो में। ठीक है, तो तैयार रहें, क्योंकि वह 5 नंबर का है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिए, क्योंकि अगला वीडियो वही मिलने वाला है। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। देखते हैं हम, अपना काम निकल गया, हाँ सर का काम। अरे सर का भी तो ध्यान दे, तो सर के ऊपर भी ध्यान दो भाई, सर आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी तो, आपका हक बनता है वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे, जो घर बैठे हैं अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।